इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये पहला भारत दौरा है। इस 6 दिन के दौरे में भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी रक्षा और व्यापार में दोनों देशों के बीच होने वाली डील पर। जिसने हर जंग में दिया हिंदुस्तान का साथ, जिसकी मिसाइल के वार का नहीं कोई तोड़ और जिसके रडार से बचना किसी भी दुश्मन के लिए है नामुमकिन, उस इजराइल के साथ हिंदुस्तान करने जा रहा है पावर डील। वैसे भी हिंदुस्तान को समय समय पर इजराइल से अहम हथियार मिलते रहे हैं, चाहे जमीन से हवा में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाली बराक 8 मिसाइल हो या फिर सरहद में घुसने वाले किसी भी जासूसी विमान को ढूंढकर मार गिराने वाले हेरोन TP ड्रोन। ऐसे न जाने कितने ही ताकतवर हथियार हैं जो इजराइल ने भारत को मुहैया कराए हैं। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में से ज्यादातर सैन्य उत्पादों से जुड़े होते हैं। 14 साल बाद भारत दौरे पर आए इजरायली PM से इस बार भी ऐसे ही तोहफे की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण जो समझौते के होने की उम्मीद है वो है दरअसल सामरिक क्षेत्र में, जिसमें न सिर्फ हथियारों के एक तरह से खरीद फरोख्त का मामला है, बल्कि टेक्नोलॉजी के भी ट्रांसफर करने का मामला जो है इसमें शामिल किया गया है। भारत इजराइल से हर साल करीब $1 अरब के हथियार खरीदता है, लेकिन इस बार जब दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे पर बात होगी तो $72 मिलियन के 131 बराक मिसाइल खरीद के सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दोनों देशों के बीच स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सौदा हाल ही में रद्द हो गया है, उस डील पर भी पुनर्विचार हो सकता है। एंटी मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मनों की टोह लेने वाले UAV सर्चर और दूसरे हथियारों और उनकी तकनीक पर भी दोनों देशों में अहम समझौते हो सकते हैं। आपको पता है आज की तारीख के अंदर एक सिर्फ हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो हमारे रॉकेट जाते हैं जो उपग्रह वगैरह छोड़ने के लिए, उसके अलावा जो अभी ब्रह्मोस भी जो हमने बनाया वो रशियन के कोलैबोरेशन में बनाया। अगर हिंदुस्तान और इजराइल के बीच में ये ऐसा पैक्ट हो जाते हैं, हिंदुस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। भारत और इजराइल दोनों देशों के सामने लगभग एक जैसी चुनौतियां हैं और हाल में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। यही वजह है कि इजराइल के PM नेतन्याहू के साथ 130 दिग्गजों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जो भारत के साथ कृषि और साइबर क्षेत्रों में अहम समझौते करेगा। दोनों देशों के बीच तेल, गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में भी अहम समझौते हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नवीनीकरण ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े कई समझौतों पर भी दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। 130 व्यापारिक प्रतिमंडल के लोगों के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए हैं। दिल्ली सहित आगरा, मुंबई और अहमदाबाद में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री सोमवार को हैदराबाद हाउस में मिलेंगे, तो कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर भी होंगे। PM मोदी और नेतन्याहू ने जिस तरह दोस्ती के पथ पर मजबूत कदम बढ़ाए हैं, उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध और विकास की रफ्तार भी इसी तरह आगे बढ़ेगी। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इजराइल के प्रधानमंत्री के इस भारत दौरे के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों देशों के लिहाज से और पूरी दुनिया में इस दौरे से क्या संदेश जाता है, ये समझने के लिए, ये समझाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला साहब बने हुए हैं, हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब भी हैं। मनोज गैरोला साहब, आर्थिक लिहाज से क्या कुछ उम्मीदें की जाएं दोनों देशों को इस दौरे से? देखिए, ऐसा है कि भारत और इजराइल के बीच में जो टोटल ट्रेड होता है वो एक साल में $5 बिलियन के लगभग है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। और ये जो दौरा है ये हमारे देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है, इजराइल के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इजराइल के लिए कैसे? वो इसलिए क्योंकि इजराइल एक कंपैरेटिवली एक छोटा देश है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर हम देखें, अगर हम डिफेंस की ही बात करें, सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस में है। 2012 से 2016 तक इजराइल ने जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट किया है उसमें 40% इंडिया ने खरीदा है। एक दूसरा फिगर मैं देता हूँ,
हमारा जो एनुअल डिफेंस का बजट है जी, वो 2.7 लाख करोड़ का है, जिसमें से कम 15% हमारे पास नया इक्विपमेंट खरीदने के लिए तो कम से कम होता ही है जी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बजट है और इजराइल की उसके ऊपर निगाहें हैं। दूसरी चीज़ हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंडिया में डिजिटाइजेशन बहुत ही तेज़ी से आज की डेट में फैल रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जहां इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जहां बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे खर्च करते हैं। लेकिन रक्षा के अलावा कुछ और भी है क्या इजराइल के पास जिसकी ज़रूरत भारत को है और इजराइल को भी संभावनाएं दिखती हैं एक मार्केट के तौर पर? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर में इजराइल की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और उनका जो प्रोड्यूस है वो पर हेक्टेयर हमसे कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों देशों के बीच में वहाँ एक स्ट्रेटजी की बात होती है। और इसके अलावा अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि वहाँ पानी कम है तो उनका वाटर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और पानी की समस्या हमारे देश में भी है, वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है, तो ये है। लेकिन तो भी अगर हम देखें जो टोटल जो ट्रेड होता है इजराइल और इंडिया के बीच में, उसमें से जो मेजॉरिटी है जो कि हम बोलेंगे कि 20 से 30% के बीच है, 20% जैसे लास्ट ईयर था, वो अभी भी डायमंड्स और जो जैम्स का और इस लिहाज से गुजरात का जो दौरा है वो भी खासा महत्वपूर्ण है। लेकिन RSN सिंह साहब, रक्षा के लिहाज से इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आपने अपने स्टोरी में ठीक फरमाया कि हमारी हमेशा से ताल्लुकात रही है डिफेंस की, जो कि शायद लोगों को पब्लिक डोमेन में नहीं था। 62 की लड़ाई में उन्होंने हमको मोटर और स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन दिया था। फिर 65 की लड़ाई में जब सोवियत यूनियन और USA जब दोनों हमको देने से मना कर रहे थे, उस समय इजराइल हमारे मदद किया था। और 71 की लड़ाई में मिसेस गांधी ने गोल्डा मायर से खुद बात की थी और फिर वहाँ पे मदद पहुँचाई गई थी। कारगिल में भी बोफोर्स का कारगिल को आपको मालूम है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि वो कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाते हैं इजराइल, लेकिन बाकी चीज़ों में जैसे एवियोनिक्स और बाकी ये है, जैसे हमने वो एवॉक्स बनाया तो उसके ऊपर में जो रडार था वो इजरायलीज़ ने बनाया था। तो ऐसी चीज़ों में वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और हमको उसको लिवरेज करना चाहिए। और जिस बराक मिसाइल की यहाँ पर बात हो रही है कि सौदा रद्द हो गया था, उम्मीद की जा रही है कि फिर से शायद बात आगे बढ़े, और कितनी ज़रूरत है भारत को बराक मिसाइल जैसी? बिल्कुल हम पे मिसाइल का खतरा है अपने एडवर्सरीज पाकिस्तान और चाइना से, तो उसके लिए उनके पास वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपको मालूम होगा कि उनका जो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसका जो 99% है इंगेजमेंट, उसका जो रेट है, मे बी इवन मोर, जो पैलेस्टीनियंस के द्वारा रॉकेट फायर किए जाते हैं उससे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चर्निंग हो रहा है। और कैसे? देखिए, पहले जो ये बाइनरी जो हमारा था कि आप अगर गल्फ कंट्री अगर इजराइल से क्लोज आओगे तो बाकी देश नाराज हो जाएंगे, गल्फ कंट्रीज नाराज हो जाएंगे। आज सऊदी अरेबिया और इजराइल में बहुत ज़्यादा मतलब वो कोवर्ट रूप में कोऑपरेशन हो रहा है। इजरायली बिजनेसमैन वहाँ स्मार्ट सिटीज़ बनाने को तैयार हैं सऊदी अरेबिया में, तो पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया है। तेल कहाँ से आएगा इसका डर नहीं होता है। अगर हम इजराइल से बात कर रहे हैं, वो बाइनरी या रेमिटेंसेस के स्तर पर कोई चुनौती नहीं। जस्ट 30 सेकेंड्स ही सेड गिव अ फिगर ऑफ $5 बिलियन हमारा ट्रेड है। $122 बिलियन हमारा गल्फ के साथ था। तो पहले हम सोचते थे कि ये कहीं $122 बिलियन या जो भी हो ये गल्फ के साथ ये इम्पैक्ट कर जाएगा अगर हम इजराइल के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन अब वो बिल्कुल जियोपॉलिटिकल हालात बदल गए। कूटनीतिक लिहाज से और साथ साथ राजनीतिक लिहाज से आप इस दौरे को कैसे आते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप पहली बार इजराइल जाने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। 15 साल बाद इजराइल के प्रधानमंत्री को आप भारत बुलाते हैं। और ये इजराइल सिर्फ इकलौता देश नहीं है, कई ऐसे देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 1 दशक बाद, 2 दशक बाद या 4 दशक बाद जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। क्या कुछ इसका मतलब होता है? देखिए, जैसा सिंह साहब ने कहा, वो बाइनरी जो है वो चेंज हुई है और ये ग्लोबल लेवल पे हुई है। लिहाजा आप देखें तो इनों में एक परफेक्ट केमिस्ट्री दिखाई देती है। दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं,
मोदी जी में और नेतन्याहू में। जिस तरह की केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, जैसे कल उन्होंने कहा सच में मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये उन्होंने कल कहा था एक इंटरव्यू में, एंड कंज्यूमेटेड ऑन द अर्थ, ये कहा था उन्होंने कि जमीन पे आके उनके दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं, लेकिन शादियां होती हैं ईश्वर के यहाँ। वो इन्होंने भारत और इजराइल के संबंध को लेकर कहा था। बहुत सिंपल सी बात है कि अन्योन्यासित इंटरडिपेंडेंस है। एक इकोनॉमी जो कि हार्डली 324 बिलियन डॉलर की है और हमारी इकोनॉमी उससे 8 गुना बड़ी है, हमारी 2.6 ट्रिलियन डॉलर की है। दूसरा, उनका ग्रोथ रेट इस समय नीचे आ गया है पिछले 5 साल से। अगर आप देखें तो 2.3, 2.45 यही क्या इसी के आसपास चल रहा है। तो 2.5% ग्रोथ रेट पे अगर भारत ऐसी इकोनॉमी जिसका डिफेंस बजट ही अपने आप में जैसा बताया कि करीब 300 उसका है 3 लाख करोड़ का। सिंह सर, आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या सिर्फ बाजार है जो दोनों देशों को आपस में जोड़ रहा है या कुछ और समानताएं भी हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और आपसे कुछ देर में उनकी मुलाकात हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम दिल्ली की, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हैं जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर विमर्श होगा और आगे का रास्ता तय होगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर स्थिति पहले ही साफ कर दी है। कल जिस तरीके से उनका बयान आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक वोट से भारत और इजराइल के रिश्तों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ लड़कर करना होगा। हम वापस चर्चा पर लौटते हैं। इनके सिंह साहब, आप बता रहे थे कि भारत बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन क्या बाजार ही इकलौता आधार है जो इजराइल और भारत को आपस में जोड़ता है, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, खासकर आतंकवाद, जिसमें समानताएं नजर आती हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये दोनों की केमिस्ट्री परफेक्ट है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताएं। जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था, आपके नए व्यूअर्स जो जुड़े होंगे वो भी ये जान जाएंगे, 141 आई फॉर आई, ये उन्होंने एक नारा दिया था। मोदी जी का इस शौक है अपने न्यूमरल्स को और उसको अनुप्रास अलंकार लगा के न्यूमरल्स को बड़ा अच्छा करते हैं। C24 ऐसे कुछ कहेंगे जिसका कुछ मतलब होगा। तो जब इजराइल गए थे तो उन्होंने जुलाई में ये कहा था आई फॉर आई, मतलब इंडिया फॉर इजराइल। यहाँ पे लौटे तो जब नेतन्याहू आए तो उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कहा I² + T²। अब इसको पता लगाना क्या है, तो कल उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि इंडिया एंड इजराइल फॉर ट्रेड एंड टेररिज्म, जी इन दोनों के खिलाफ ये लड़ेंगे, टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे और ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो उन्होंने I² एंड T² कहा। अब ये समझ सकते हैं आप कि दोनों का मेंटल वेवलेंथ लगभग उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल। जहां तक इसका सवाल है, ये बात सही है कि डिफेंस में छोड़िए, डिफेंस में तो मान लीजिए मिल रहा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, ये वर्ल्ड में अगर आप ड्रिप इरिगेशन जो आप देख रहे हैं, ये देन है पूरी दुनिया को, भारत को भी। आज हमारे यहाँ इरिगेशन पोटेंशियल सिर्फ 49% एरिया में है, इतना ही इरिगेटेड है, बाकी बैरन वो लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है। ऐसे में जरूरत थी कि हमारे पास इरिगेशन के नए नए साधन आए। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से, और ये वो कंट्री है जिसने अपने जीडीपी का 4.5% R&D पे। तो आतंकवाद के अलावा, बाजार के अलावा, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो इजराइल और भारत को जोड़ता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर खेत को पानी मिले, ये मोदी सरकार का वादा है। ऐसे में इजराइल की तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं, 6 दिन का उनका दौरा है, आज दौरे का दूसरा दिन है और अब से कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी औपचारिक बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और इस बातचीत से कई अहम मुद्दों के सुलझने और आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। लगातार न्यूज़ नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब। बख्शी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंक के मोर्चे पर जिस तरीके से सख्त संदेश दिया है, क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है इजराइल की ओर से भी? देखिए, जो इजराइल है वो हमारा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। मैं बताऊं, 1962 के युद्ध से जब भी हमें कोई मदद की ज़रूरत पड़ी, हमको जो है 120 मिलीमीटर मोटर्स का एमिनेशन चाहिए था, उस वक्त कम पड़ रहा था, वो उन्होंने दिया। 1965 वॉर में भी यही चीज़ रिपीट हुई थी। और उसके अलावा
1971 में भी हमको उनसे सपोर्ट मिला। और जहां तक टेररिज्म का मामला है जी, जितना सपोर्ट शायद इजराइल ने दिया है और जितना तजुर्बा इजराइल की मोसाद के पास है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, शायद ही कोई दूसरे देश के पास होगा। बख्शी साहब आप ये करना चाहिए, इजराइल का आक्रामक रवैया जी, वो साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे वेट नहीं करते अटैक के लिए, वो पलटवार करते हैं। आप एक इजरायली मारे, वो 100 जो है वो फिलिस्तीनी या दूसरे मार गिराते हैं। और मेरा ख्याल जब तक हम भी ऐसा नहीं करें, हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नीति को अपनाया जा सकता है भारत जैसे देश में जहां जमहूरियत है, तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं? क्या वाकई यही वो चीज है आतंक से लड़ने की जो भारत को सीखनी चाहिए इजराइल से, और क्या ये संभव होगा? देखिए साहब, इजराइल में भी जमहूरियत है जी। इजराइल इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी। और हमारा ये कहना कि हम एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ नहीं सकते, अपने हाथ पैर बांधने में ही हम लोग बहुत ही आतुर हैं, तो फिर तो आपको कौन बचाएगा साहब? अगर आप खुद से दुश्मनाई बोल रहे हैं, आपको केवल ह्यूमन राइट्स दिखते हैं टेररिस्ट के और उनके नहीं जिनको वो मार रहे हैं। क्या इजराइल डेमोक्रेसी नहीं? क्या अमेरिका डेमोक्रेसी? चलिए, तो रक्षा विशेषज्ञ जीडी वीक्षित साहब कह रहे हैं कि मानवाधिकार संगठनों को देखने की बजाय इजराइल को देखने की भी जरूरत है, खासकर आतंक से लड़ने के मोर्चे पर। तो दोस्ती की इस पावर डील का मतलब क्या है दोनों देशों के लिए, और पूरी दुनिया को क्या कुछ संदेश जाता है, इस पर लगातार न्यूज़ नेशन चर्चा कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं RSN सिंह साहब। क्या आपको लगता है 2014 के बाद मोदी सरकार में भारत और इजराइल के रिश्तों में कुछ ज़्यादा सक्रियता दिखी है और उसका असर भी दिख रहा है ज़मीनी स्तर पर? नहीं, वो तो पहला प्रधानमंत्री का विजिट था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी। दूसरी बात देखिए, नरसिम्हा राव ने ये शुरू किया था, ये जो हमारा जो ये छुप छुप का वाला जो गेम था डिप्लोमेसी का जी, उसको अपफ्रंट कर दिया वहाँ पे लाके। और तीसरी बात ये है, देखिए कि मैंने कहा कि तो आप कह रहे 90s से पहले वो सक्रियता भी नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहा ना, वो कोवर्ट डिप्लोमेसी हो रही थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कहा जैसे परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं, और जिस हम प्रिज्म से देखते थे, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट एशिया को हमेशा हम अपने मुस्लिम प्रिज्म से उसको देखने की कोशिश करते थे। अब बताइए साहब, हमारा ज्यूज़ से क्या झगड़ा है? यहाँ ज्यूज़ आए 2500 साल पहले, फिर 16-17 सेंचुरी में आए, तमाम मणिपुर से लेके कई जगहों पे रहे। हमारे यहाँ कई लोग हर एक फील्ड में उन्होंने एक्सेल किया। जेकब साहब थे, जनरल जेकब साहब 71 की लड़ाई में थे। यहूदी मेनुइन थे जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड स्टेज पे ला के रख दिया। आप अगर दुनिया का, और जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, आप डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस निकालो। दुनिया में जितनी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जूइश और ओरिजिन के लोगों ने किया है, वो उसका मुकाबला कंपैरिजन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ एक चश्मे से कोई चीज़ को देखें और अपने आप को वंचित रखें। जीडी बख्शी साहब, क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि 2014 से पहले इजराइल को देखने का चश्मा कुछ अलग था भारत का, और अब एक व्यापक बदलाव है जिसकी जरूरत भी थी? देखिए साहब, पहले आप चोरी छुपे इजराइल से मिलते थे, जैसे पता नहीं कोई हम गलत काम कर रहे हो या किसी वेश्या घर में जा रहे हो। ये चोरी छुपे की जो थी कि मदद तो लेते थे लेकिन जाहिर नहीं करते थे अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए कि शायद हमारे की एक वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी नाराज हो जाएगी। मेरे ख्याल साहब, अब हम यथार्थ को समझ गए हैं कि वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिसी जाए भाड़ में, हमको देश हित समझना होगा। देर से जागे हम हित है इजराइल के साथ खुलकर कोऑपरेशन में। जब भी आपको जरूरत पड़ी है, कौन सा मुल्क काम आया है? इजराइल। जब किसने कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपको दी है? इजराइल। आप एवैक्स आपके इजराइल से आए हैं, पाइनवुड रडार्स जो कि आपके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को सपोर्ट करते हैं, इजराइल से आए हैं, और आपके बराक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वो इराक से आपके पास आए हैं। आप देखें, जो तकरीबन आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो तमाम की तमाम इजराइल से आ रही है।
ना केवल डिफेंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अब ऑयल के क्षेत्र में हमारी कोऑपरेशन चल रही है। साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एनके सिंह साहब, राजनीतिक लिहाज से इस पहलू को आप कैसे आंकते हैं, खासकर भारतीय राजनीति के संदर्भ में? जो बख्शी साहब कह रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं चूक रही अब तक, देर आए दुरुस्त आए वाले मोड में है भारत? अब देखिए, जियोपॉलिटिकल सीन बदल रहा है। आज वो वेस्ट एशिया वो नहीं है जो परसेप्शन पहले होता था। आपको याद होगा जब मोदी जी गए थे तो सऊदी किंग अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आके एयरपोर्ट पे खड़े थे, और इसके बावजूद कि इजराइल वो जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं। हर आदमी ये देख रहा है कि भाई हमारा इनसे इमीडिएट क्या क्या संबंध हो सकते हैं जो क्या दोनों को बेनिफिट करें। लिहाजा अब वो कंसेप्ट बदल गया कि अगर हम इजराइल के पास जाते हैं तो अरब वर्ल्ड नाराज होगा, और उसका देश की राजनीति पर या वोट बैंक पर भी कोई असर नहीं पड़ता। भारत के मुसलमान भी नाराज होंगे, ऐसा अब हो नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये, और अगर हो भी रहा है तो हमें कुछ हकीकत अब बदलना पड़ेगा। सुरक्षा पहले, सुरक्षा खास करके लेके, क्योंकि आतंकवाद हमारा किस तरफ से आ रहा है और जिस तरफ से आ रहा है उसको देख के इजराइल के पास वो इक्विपमेंट, वो नो हाउ, वो सर्विलेंस सिस्टम इतना जबरदस्त है। मोसाद आज भी दुनिया का मुझे लगता है कि बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो वो अगर सर्विलेंस हमें दे रहा है, आप कल ही उन्होंने कहा था कि 30 एयर के जो आतंकी हमले होते हैं उसको हमने बचाया है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को अर्लियर। बिल्कुल, हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं और इस वक्त अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब मिला। इस वक्त की बड़ी खबर कोटली इलाके से है, जहां कोटली इलाके में पाकिस्तान के 4 सैनिकों को ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई बंकर भी तबाह किए गए हैं। भारत ने 6 आतंकियों को भी मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारतीय सेना ने। भारत ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, साथ ही 4 सैनिक भी पाकिस्तान के ढेर किए हैं। और ये कार्रवाई तब हुई है, उस वक्त हुई है जब भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को एक बार नहीं 2 बार चेताया था कि आतंक के मोर्चे पर सुधर जाए पाकिस्तान, वरना सख्त जवाब देना होगा। और कुछ उसी की झलक देखने को मिल रही है इस खबर के साथ, जब 6 आतंकियों के साथ साथ 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया है कोटली इलाके में। साथ ही साथ पाकिस्तान के कई बंकर्स को भी खत्म किया है। करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है भारत की सेना ने। आरएसएन सिंह साहब, हम आतंकवाद की बात कर रहे थे और उसके साथ ही ये खबर आ रही है। मैं आपसे भी समझूंगा इस खबर का क्या कुछ मतलब है, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी इद्रीस लोन जुड़ रहे हैं। इद्रीस, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कब ये ऑपरेशन हुआ और क्या ऑपरेशन पूरा खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, अभी ट्वीट आया है ISPR पे पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कबूला है कि पाकिस्तान के 4 सोल्जर्स जो हैं उनकी आर्मी के मारे गए हैं। ये फायरिंग जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मेंढर और कोटली पाकिस्तान में इलाका पड़ता है और मेंढर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़ता है, जहां पर ये फायरिंग हुई। हालांकि उसमें कहा गया है कि 3 इंडियन आर्मी के जवान भी जो हैं वो जख्मी हुए हैं, पर उन्होंने ये कबूला है कि 4 सोल्जर्स उनके आर्मी के इसमें मारे गए हैं। आज सुबह सवेरे से ही लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, दोनों जगहों पर हमने देखा एक जगह पर इन्फिल्ट्रेशन रेड हुई, जहां पर 6 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स जो फिदाइन थे उनको इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही मार गिराया गया। और उसके बाद अब ये खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जहां पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उनकी आर्मी के 4 जवान मारे गए हैं क्रॉस बॉर्डर फायर में, जो कि कोटली और मेंढर के बीच हुई है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने भी कबूला है कि पाकिस्तान के 4 सैनिक ढेर हुए हैं भारतीय सेना की कार्रवाई में, और साथ ही साथ 6 आतंकियों को भी मार गिराया है भारतीय सैनिकों ने। ये पाकिस्तान को जवाब दिया है आतंक के मोर्चे पर भारतीय सैनिकों के द्वारा। सभी आतंकी जैश के हैं। आरएसएन सिंह साहब, अभी हम आतंक की बात कर रहे थे, हम इजराइल के प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ लड़कर होगा। और जिस तरीके की खबर अब भारतीय सैनिकों की तरफ से आई है, क्या आपको लगता है कि उसी रास्ते पर भारत भी लगातार चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट एक तरफ और इस तरीके के एक्शन एक तरफ? देखिए, एक समझने वाली बात यह है कि ये जो भी आप देख रहे हैं कश्मीर में, ये ग्लोबल जिहाद का एक हिस्सा है। और यहाँ पे जो जिहाद का नैरेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया शामिल है, तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा नैरेटिव जो है वो ओरिजिनेट करता है वेस्ट एशिया से। जैसे कि 1979 एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ईयर था, आपको मालूम है, जब खुमैनी का रेवोल्यूशन हुआ
और उसका असर फिर उसके बचाव में सऊदी अरेबिया में ने वहाबिज़म को प्रमोट करना शुरू किया और उसी समय से ये वहाबी मस्जिदें और ये यहाँ मदरसे बढ़ने लगीं। तो ये अभी उसमें जो इजराइल का जो रोल रहा है और जो उसकी समझ है वेस्ट एशिया की, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है हमसे। बिल्कुल। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहें। एक आखिरी बात, और वो 79 का प्रोसेस जो मैं कहीं पे रिवर्स होता देख रहा हूँ अभी जी, तो मुझे बड़ी उम्मीद है जो सऊदी अरेबिया में मैं चेंजेस देख रहा हूँ आते हुए। लेकिन जीडी बख्शी साहब, भारतीय सैनिकों के मोर्चे से जो खबर आ रही है जिसमें 6 आतंकियों को मारा है, 4 पाकिस्तान के सैनिकों को भी ढेर किया है, आप कह रहे थे कि इजराइल इंतजार नहीं करता, एक्शन लेता है। जिस तरीके का एक्शन भारतीय सैनिकों के द्वारा लिया जा रहा है आतंक के खिलाफ, आपको लगता है सही रास्ते पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए साहब, आज आर्मी डे है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारी आर्मी ने एक करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। 6 तो आतंकी और 4 पाकिस्तानी सैनिक, 10 पाकिस्तान के बाशिंदे मार गिराए गए हैं आज। तो दिस इज द वे टू गो। आपको पाकिस्तान के लिए कॉस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस रेज करने होंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, कि पाकिस्तान को पूरा हक है जब चाहे जहां चाहे वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करे और हम पर नुकसान पहुंचाए, हमारे सिविलियन, हमारे सैनिक मारे, और कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। को सारा ह्यूमन राइट्स का ठेका केवल हमने लिया है। वो मारता जाए, हम सहते जाएं। एक गाल पे चपाटा मारे, हम दूसरी गाल आगे करें। ये क्या बकवास है साहब? मैं कह रहा था हमें इजराइल से सीखना चाहिए। साहब, आपको लगता है कि इजराइल से सीखने की बात अब जमीनी स्तर पर दिखनी शुरू हो चुकी है? एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ सेना प्रमुख बार बार पाकिस्तान को चेता रहे कि सुधर जाओ समय रहते वरना और सख्त कार्रवाई होगी। तो जिस नसीहत की बात आप कह रहे हैं, वो नसीहत दरअसल में भारतीय सेना ने इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी है, अब से नहीं, काफी पहले से। बख्शी साहब। बिल्कुल करनी शुरू कर दी है और बिल्कुल करनी शुरू कर दी है। और क्यों नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बहुत जरूरत है। आपको याद होगा हमने ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। हमने ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी 2016 में, फिर रिपीट किया हमने पिछले साल। तो ये तो अब डेली का मामला होना चाहिए ना। जब ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ट्रांस बॉर्डर रेड हुए थे, तो हमारी वेटरन्स की उम्मीद थी कि अब साहब ये तो डेली का मामला होगा। जीरो टॉलरेंस है अब आतंक के मोर्चे पर, ये संदेश इस खबर के साथ एक बार फिर जाता है। इसमें जीडी बख्शी साहब के एंग्विश को हम सभी शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि एंगर होता है, लेकिन 2 ही चीजें हैं, एक ऑब्ट्रूसिव अटैक होता है और एक होता है कोवर्ट। मुझे लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये रोज तो नहीं हो सकता, लेकिन एक ही दिन होगा और बहुत ही हैवी होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। इजराइल इसका एक्सपर्ट है। बिल्कुल, लेकिन अगर 10 पाकिस्तानियों को ढेर करती है भारतीय सेना आर्मी डे के मौके पर आतंक के खिलाफ लड़ते हुए, इनपुट के साथ ही था, ऐसे नहीं हुआ होगा। ये जो 10 आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक डेफिनेट इंटेलिजेंस इनपुट के साथ ही हुआ है, हवा में नहीं हुआ है। और यही मुझे लगता है कि इजराइल से हमें सीखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के इन ऑपरेशंस को, जो कई बार ओवर्ट नहीं होते, कोवर्ट होते हैं, काउंटर करने के लिए हमें अगर कवर लेके करें, कोवर्ट ऑपरेशंस करें। मोसाद का आप उदाहरण ले लें, जिस तरह उसने पिछले तमाम वर्षों से काउंटर किया है चीजों को और पूरी दुनिया में बताया है, तो मेरे ख्याल से अगर वो सर्विलेंस सिस्टम मिल जाए हमें। तो कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था, सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। मैं एक आर्मी डे के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो आर्मी चीफ का बयान आया था ये मदरसों के बारे में और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, देखिए इंसर्जेंसी के कई फैसेट्स हैं जो कि हमको भी पढ़ाए गए हैं, जीडी बख्शी साहब को भी पढ़ाए गए हैं। उसमें कॉजेज ऑफ इंसर्जेंसी में इंडोक्ट्रिनेशन एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इस पहलू को भी विस्तार से एक मैं बात कह रहा हूँ। अगर कोई ये कहता है कि आर्मी चीफ ने ये बात क्यों कही, अभी तक के आर्मी चीफ जो नहीं बोल रहे थे वो उनकी गलती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं सेना प्रमुखों को बोलना चाहिए था। बिल्कुल, हम क्या यहाँ सेना केवल बंदूक चलाने के लिए। पाकिस्तान ये ना सोच ले कि न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में प्रॉक्सी वॉर का कोई
कोई जवाब नहीं है, ये भी एक तरह का जवाब है। जीडी बख्शी साहब, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर नहीं किया है, बल्कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है भारतीय सैनिकों ने, और साथ ही साथ 6 आतंकियों को भी ढेर किया है। किस तरीके से आप देखते हैं और क्या आपको लगता है वाकई ये एक बड़ा एक्शन लिया है भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ? बहुत अच्छा एक्शन लिया है और बहुत ज़रूरी एक्शन लिया है। देखिए साहब, मैं कह रहा था जब तक पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक तो वो उसको टेररिज्म लो कॉस्ट नो कॉस्ट है, कोई कीमत नहीं है उसको। वो हजारों साल अगले आपके लिए आपके खिलाफ चलता रहेगा। आप पीस टॉक करते रहेंगे जब तक आपके मुंह से झाग ना निकलनी शुरू हो जाए। साहब, ये बकवासबाजी अब बंद होनी चाहिए। मैंने कहा जो इजराइल का मॉडल है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आप एक मारे यहाँ पे, आपके 10, 15, 20 वहां मार गिराए जाएंगे जी। और ये जो है एक करारा हमने करके दिखाया है। हमारी सेना जब से विपिन रावत साहब आए हैं उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया है। नहीं तो यहाँ पे एक लॉबी है कि साहब ह्यूमन राइट्स वजूद केवल और केवल टेररिस्ट के है। आप उनको छू नहीं सकते, छुएंगे तो हाय तौबा मच जाएगी, छुएंगे तो कोई जो आपकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नाराज हो जाएगी। ये बकवास है। तो अब वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हमारे साथ प्रकाश शाह साहब भी जुड़ गए हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। प्रकाश शाह साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ इजराइल के साथ आतंकवाद और रक्षा पर बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ सीमा पर आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई। किस तरीके से आप देखते हैं इस पहलू को? साफ साफ संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को। जी, आपकी बात ठीक है। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये तय हो गया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हम लोग कर रहे हैं वो हमारी सरकार और हमारे आर्म्ड फोर्सेस है उनकी कंसल्टेशन के बाद हुआ है, और हमारा सहयोग चल रहा है इजराइल के साथ एंटी टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के अगेंस्ट। लेकिन जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करना है तो उसका डिसीजन हम लोग लेते हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने यही बता दिया हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो करना है वो इन भारत के एनके सिंह साहब, बहुत संक्षेप में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की झलक माना जाए इसको। जी हाँ, ये तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्राइक है, सर्जिकल हो या ओवर्ट हो, लेकिन यह है कि प्रेसिजन स्ट्राइक तो है, क्योंकि अगर 7 मरे हैं और 6 टेररिस्ट मरे हैं और एक ही ऑपरेशन में मरे हैं तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है। और भारत को इस तरह मोदी सरकार का संदेश साफ है आतंकवाद के खिलाफ, बहुत संक्षिप्त। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब खास तौर से आज की स्ट्राइक के बाद तो ये बात बिल्कुल साफ होती है। जी बिल्कुल, तो संदेश साफ दिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और ये संदेश तब दिया है जब आतंकवाद का मुकाबला करने वाला एक और मजबूत देश इजराइल, वहां के प्रधानमंत्री भारत में मौजूद हैं।